Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for Law Entrance Exams, and welcome to Law Digest. We are here again with another video of Static Legal Affairs, जहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स की जो शायद आपको पता होनी चाहिए फॉर योर एग्जामिनेशंस बिकॉज दे रिलेट टू द करंट लीगल न्यूज़. Starting with the first one, Section 62 Representation of People Act. किन टाइप के लोगों को डिबार करता है फ्रॉम वोटिंग इन द इलेक्शंस? अगर कोई इंसान कन्फाइंड है इन अ प्रिजन अंडर द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और व्हेन ही इज़ इन प्रिवेंटिव डिटेंशन, और ही इज़ इन लॉफुल पुलिस कस्टडी, इन तीनों ही सिचुएशंस में डिबार किया जाता है टू अ पर्सन फ्रॉम वोटिंग. एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इलेक्शंस हर साल कुछ ना कुछ इलेक्शंस को लेके न्यूज़ रहती ही है. इस साल भी इलेक्शंस को लेके अलग अलग स्टेट्स में न्यूज़ रही है, तो इसलिए आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन. Then coming on to the second question, which article of the Constitution states that all pre-constitution laws will be void to the extent of their inconsistency with fundamental rights? अब इसको लेके स्टूडेंट्स का काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन भी रहता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को लेके. तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में यही बात है कि आप सेग्रीगेट करते हो लॉज को. अगर आप जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है तो उससे पहले के जो लॉज हैं वो वॉइड हो जाएंगे टू द एक्सटेंट कि वो इनकन्सिस्टेंट हैं. उन पे एक शैडो आ जाती है. दे आर नॉट वॉइड एब इनिशियो, यानी शुरू से ही वो वॉइड नहीं थे. उस टाइम के जो केसेस चल रहे हैं वो चल रहे हैं, बट देन एट द सेम टाइम अब जब कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं है. जब तक वो शैडो उन पे से हटेगी नहीं वो वॉइड ही रहेंगे. तो ये बात करी गई है आर्टिकल 13 में. आर्टिकल 13 हमारा जुडिशल रिव्यू की भी बात करता है. ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है या पूछा गया है बिकॉज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेके बात हुई थी जुडिशल रिव्यू की, एंड क्योंकि कोर्ट ने जुडिशल रिव्यू डिक्लाइन कर दिया था उसमें. एंड ऐसे भी कुछ लॉज हैं दे आर इम्यून, जैसे कि आपने 9th शेड्यूल में देखा होगा फर्स्ट अमेंडमेंट से कुछ लॉज को डाला गया था for immunity. However, if they are violative of fundamental rights at any point of time, then they can be reviewed. जुडिशल रिव्यू बेसिकली यही है कि जब भी कोई नया लॉ आ रहा है और अगर वो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो पार्लियामेंट ने तो लॉ बना दिया बट जुडिशरी के पास पावर है टू रिव्यू इट एंड डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल जिस एक्सटेंट में वो वायलेट करता है राइट्स. देन व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया? तो अगर हम यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस की ड्यूरेशन है 6 years और अंटिल रीचिंग द एज ऑफ 65 years. अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज राजीव कुमार वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. सो इसके रिस्पेक्ट में आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू. इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं. इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए. Then under whose recommendation interstate council under article 263 of the constitution was established? अगर हम बात करें recommendation की तो ये थी जस्टिस RS सरकारिया की recommendation. यहाँ पर सरकारिया कमीशन बनाई गई थी उस टाइम पे. एंड ये इंटरस्टेट काउंसिल बेसिकली इस्टेब्लिश किया जाता है जब कोई प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मैटर है जिसको देखा जाना है बिटवीन स्टेट सेंटर, तो इसको बनाया जाता है. एंड रिसेंटली ही क्योंकि इंटरस्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हुआ है विद प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर 6 मिनिस्टर्स, तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करें तो यहाँ पर भी मैंने आंसर आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कौन इस्टेब्लिश करता है इंटरस्टेट काउंसिल. प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करता है इफ़ ही डीम्स फिट. प्रेसिडेंट प्रेजेंटली कौन है? प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, हु इज़ द सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट. एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो कैटेगरी है वहाँ से फर्स्ट प्रेसिडेंट है. देन नेक्स्ट 6, which article of the Indian Constitution envisages the power on Supreme Court to do complete justice? Supreme Court complete justice एक आर्टिकल है 142. इसके अंडर अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है टू ग्रांट इनहेरेंट जस्टिस. अब इनहेरेंट जस्टिस ये आया AG पेरारी वालन के केस में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिसेंटली जो राजीव गांधी असैसिनेशन केस में कॉन्विक्ट थे उनकी जो सज़ा है वो 14 years तक की पूरी हो चुकी थी एंड उनको रिलीज़ कर दिया गया. ये किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हुए.
Then moving forward to another question, which section of IPC states that sexual intercourse committed by a husband with his wife is not rape provided the age of wife is not less than 15 years. अब ये 15 years आप देखेंगे, ये भी मैं इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन रहती है. 15 years आपका यहाँ पर IPC में अभी तक 15 years ही दिया हुआ है, बट जजमेंट के थ्रू, इंडिपेंडेंट थॉट ऑफ इंडिया की जजमेंट के थ्रू ये चेंज हो गया है 18 years. ये तो लेजिस्लेचर के ऊपर है टू अमेंड, बट जजमेंट्स बिकॉज वो प्रेसिडेंट हैं, सोर्स ऑफ लॉ है, तो वो जजमेंट अप्लाई होती है. एंड ये एज 18 years ही है अभी. एंड अगर हम यहाँ पर बात करें सेक्शन की, तो ये इसमें से किसी भी सेक्शन में नहीं आता है. 375 की एक्सप्लेनेशन में मैरिटल रेप की बात करी हुई है, ना कि मेन सेक्शन में बात करी हुई है. मैरिटल रेप, फिर से आई एम अगेन आस्किंग यू अ क्वेश्चन ऑन दिस बिकॉज इट हैज़ बीन इन न्यूज़. दिल्ली हाई कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट रहा है मैरिटल रेप के केस में. सिडिशन पे भी अभी जजमेंट पास हुई है, कॉलोनियल लॉ बोला गया है इसको, इसलिए ये क्वेश्चन है. अब ये जो ऑफेंस है, क्या ये प्रेजेंटली ऑफेंस है अंडर IPC? ट्रू, फॉल्स, वॉज एन ऑफेंस अर्लियर, टू बी डिसाइडेड. तो अगर हम यहाँ पर देखें, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसको अबेंस में डाल दिया गया है. अबेंस में मतलब कि प्रेजेंटली अभी सेडिशन लॉ को अप्लाई नहीं किया जाएगा. ओनली कोर्ट ने बोला है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अगर बनेंगे जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वायलेशन है, तो उस केसेस में FIR जो है वो रजिस्टर होगी. साथ में जो सेक्शंस लग रहे हैं उनके अंडर इट विल लाई. बट सेडिशन पर से इज़ नॉट एन ऑफेंस प्रेजेंटली. इसको अबेंस में डाल दिया गया है. तो हम इसको ये कह सकते हैं, इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड बिकॉज टिल द टाइम द पार्लियामेंट मेक्स द लॉ ऑन इट. ऑर्डर यही है, इंटरिम ऑर्डर, कि इट हैज़ बीन केप्ट इन अबेंस. अबेंस मीनिंग कि अभी वो अप्लाई नहीं होगा. देन किस सुप्रीम कोर्ट की किस जजमेंट में सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट वॉज हेल्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सेक्शन 66A बात करता है कि कोई अगर ऐसी कम्युनिकेशन आ रही है, समथिंग दैट इज़ ऑफेंसिव और ग्रॉस, तो इस जजमेंट के, तो इस सेक्शन को श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट में ये बोला गया था कि ये जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं ऑफेंसिव, ग्रॉस, इसका कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है एंड इसका मिसयूज़ ज़्यादा होता है. तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया. अब हमने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया है बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप FIRs क्यों फाइल कर रहे हैं सेक्शन 66A में व्हेन इट हैज़ बीन स्ट्रक डाउन. बहुत से केसेस ऐसे कोर्ट के सामने लाए गए जहाँ पे FIR फाइल हुई है अंडर दिस सेक्शन. देन फाइनली, विच एक्ट गवर्न्स द प्रोहिबिशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी सिस्टम्स. इसकी बात करें तो ये है हमारा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, जिसके अंडर जो ये गवर्न करता है. नाउ दिस बेसिकली रिलेट्स टू फाइनेंसिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी सिस्टम. फर्दर अभी 2022 में ही प्रोहिबिशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी सिस्टम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट अमेंडमेंट पास किया गया है, तो इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. देन वीव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो नाउ. थोड़ा सा आई होप कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे होंगे, थोड़ा डर कम लग रहा होगा फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. एंड जस्ट इन केस कोई क्वेरी डाउट फिर भी है दिमाग में, उसको कमेंट बॉक्स में डालिए. एंड ऑल्सो कीप फॉलोइंग अस हियर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि ऐसी और वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करेंगे तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशंस जो भी इंपॉर्टेंट लीगल इवेंट्स होते हैं उनके बारे में मिलती रहेगी.